भारत में अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही कोरोना वायरस की संख्या में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,851 मरीज सामने आए। इसी के साथ भारत में अब संक्रमितों की संख्या 2,26,770 पहुंच गई। साथ ही कोरोना से 273 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के 49 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,199 पहुंच गई। आपको बताते चले कि अभी तक कोरोना के 309 मरीज ठीक हुए, जबकि राज्य में कोरोना के 874 एक्टिव केस अभी भी है। अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया। इस बीच दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, भोपाल के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी अपने अपने नियम बना रहे हैं। यूपी के रामपुर में ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोली जा रही हैं। इसके बावजूद लोगों का भारी हुजूम बाजारों में उमड़ रहा है। भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ गया और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। आगरा में 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी करते हुए बाजार खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन बाजारों में इसका पालन नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि अब कोरोना शहर की तरफ से गांव की तरफ रुख कर रहा है, जिससे आगरा के इत्मादपुर कस्बे में 3 मरीज नए कोरोना के सामने आए। सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टेस्ट कराया गया था। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमिता लोहानी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ विपक्षी राजनीति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज पर इस तरह की राजनीति और बयानबाजी गलत है। विपक्ष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम ने आदेश जारी किया। शनिवार रविवार को नगर निगम देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए दुकानें खोली जाएंगी। देहरादून में सभी तरह के बाजार बंद रहेंगे। आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। देहरादून में निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। निरंजनपुर मंडी कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दी गई है। लगातार कोरोना के मामले आने के बाद डीएम ने आदेश जारी किया। 13 जून तक मंडी बंद रहेगी। मंडी खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोन पर कुछ क्वारंटीन सेंटर्स के प्रभारियों से व्यवस्था का हाल जाना। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज से फोन पर बात कर उसका फीडबैक लिया। राज्यपाल ने टिहरी और पौड़ी के जिलाधिकारियों से भी फोन पर बातचीत की, क्वारंटीन सेंटर्स की जानकारी ली और दोनों जिलाधिकारियों को रैंडम टेस्टिंग, क्लस्टर टेस्टिंग और स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। काशीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 60 लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज किया गया। दर्जनों बाइकें भी सीज कर दी गई। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा है। लोगों का गाड़ियों से घूमना मना है, मगर लोग घूमने से बाज नहीं आ रहे थे, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को जिलाधिकारी के निर्देशन पर प्रशासन की तरफ से उनके घरों के लिए भेजने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, अब तक जिले से करीब 1800 प्रवासी मजदूरों को बस और अन्य साधनों से रवाना कर दिया गया है। रवाना करने से पहले सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी, ओपीडी और ईसीजी यूनिट 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। ओपीडी में आए मरीज में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब तक राजधानी में 21 हॉस्पिटल या उनकी यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। लोहिया अस्पताल को 24 घंटे के लिए सील करने के बाद सैनिटाइज के आदेश दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की तैयारियों को लेकर सांसद अजय टमटा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड-19 को लेकर जिले में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन को निर्देश दिया और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि संक्रमण के फैलाव को लेकर उसे रोकने का यह बेहद महत्वपूर्ण समय है। इसमें कड़ी निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है।
गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए 75 सरकारी और गैर सरकारी किचन संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक 58 लाख भोजन के पैकेट्स का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे खुद सामुदायिक किचन का निरीक्षण कर खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता चेक करते नजर आए। गोंडा में लॉकडाउन की वजह से किसान खासे परेशान हो गए हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर कृषि विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें किसान सम्मान योजना की एक भी किस्त नहीं मिली है। उनके बैंक खाते में करेक्शन बताया जा रहा है। उन्होंने बैंक पासबुक और आधार कार्ड अधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब सही हो जाएगा तब पैसा खाते में आ जाएगा। मैनपुरी में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रामनगर में खड़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि वाहनों पर लगने वाले टैक्स को 2 महीने के लिए माफ किया जाए और बीमा फिटनेस की वैधता को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए, जिससे उन्हें मदद मिल सके। सीएम योगी के 48वें जन्मदिन में बरेली के अलखनाथ मंदिर में दीर्घ आयु के लिए विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलखनाथ मंदिर से जुड़े साधु संतों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। आज सीएम योगी का 48वां जन्म दिवस है। सीएम योगी ने आवास पर पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया। इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से शुरू हो गया है। L&T कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बुला लिया है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में रखे पत्थरों को परिसर में पहुंचाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने पत्थरों को ले जाने वाले मार्गों को भी देखा, उसका जायजा भी लिया। मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया। ये जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। देश के सभी राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपीआई या अन्य दवाएं चीन से आयात की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। राजौरी के कालाकोट के नियारी इलाके में एनकाउंटर हुआ और एक आतंकी को मार गिराया गया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। आतंकी के पास से गोला बारूद बरामद किया गया। तेलंगाना के जहीराबाद में एक किसान को खेत की जुताई करते हुए जमीन के नीचे से सोना और ढेर सारे रत्न मिले। इतना ही नहीं, किसान को जमीन के अंदर से और भी कई सारे एंटीक्स मिले। ये सभी एंटीक्स सोने चांदी और तांबे के हैं। जुताई के वक्त किसान का हल अटक गया। जब किसान हल निकालने लगा तो जमीन के अंदर से उसे ये धंसा हुआ खजाना मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5,000 रुपए जमा करने पर 59,000 टीचरों की भर्ती मामले में अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और ओएमआर सीट तलब कर ली है, जिसके लिए 5,000 रुपयों का बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करना है। कोर्ट ने ओएमआर सीट तलब कर चेतावनी भी दी। अगर ओएमआर सीट जांचने में किसी तरह की गलती नहीं पाई गई तो जमा की राशि को हर्जाना मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा। जालौन में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। योजनाओं का पैसा प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव मिलीभगत करके अपने चहेते लोगों के खातों में डालकर इस धनराशि को खुलेआम इसकी बंदर बांट कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि गांव में नाले की साफ सफाई के लिए 6,000 का ठेका देकर सिर्फ मजदूरों को लगातार काम को पूरा कर दिया गया।